हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फैकल्टी अभिषेक और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सोल्यूशन क्या है, मैटर क्या है और मिक्सचर क्या है। सोल्यूशन मिक्सचर से कैसे रिलेट करता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था, और मैटर की क्या भूमिका होती है एक सोल्यूशन में यानी कि विलयन में, ये भी हम लोगों ने इसमें जाना था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विलयन की सांद्रता के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्यों निकाला जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम लोग सोल्यूट की मात्रा को मेजर करने के लिए या सोल्यूट की मात्रा का मापन करने के लिए, विलय की मात्रा का मापन करने के लिए हम लोग विलयन की सांद्रता का अध्ययन करते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वी विल मेजर बिकॉज ऑफ टू मेजर द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सोल्यूट की मात्रा कितनी होगी। तो इसको देखिए, दो तरीके से हम लोग कंपोजिशन ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन यानी कि कंपोजिशन, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंपोजिशन कैसे बन रहा था, सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन को फॉर्म कर रहे थे। सोल्यूट जो था वो विलेय था, और यहाँ पर विलेय सोल्यूट मैटर है, एक सब्सटेंस है, यानी कि विलेय पदार्थ है। पदार्थ को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि बेसिक्स क्लियर हो पाए और हम लोग इन सभी चीजों को अच्छे से सीख पाए। सॉल्वेंट को बोला जाता है विलायक और सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। हालांकि ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पिछले ही क्लास से कुछ चीजें उठाएंगे और यहाँ सीखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ पाए। अब देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। कंपोजिशन बना है जो सॉल्यूशन का, जो कंपोजिशन कैसे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना हुआ है। इसी को डिस्क्राइब एक्सप्रेसिंग, इसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसी में मेजर कर रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स को, इसी को मेजर किया जा रहा है, इसी के बारे में गणना की जा रही है, तो उसी को कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या इसी को हम लोग एक सिंपल टर्म में देखें तो कैसे कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ solute is known as concentration of solution। ये एडवांटेज था, एक तरीके से आप लोग बहुत आसानी से इस वर्ड से सीख सकते हैं। वन लाइनर में अगर कोई भी चीज़ है उसको अगर वन लाइन में कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है तो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है सीखने का। कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को कैसे सीखा जाए तो वो ऐसे सीख सकते हैं। द स्टडी ऑफ सोल्यूट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट की मात्रा का अध्ययन किया जा रहा है, उसी को कह रहे हैं विलयन की सांद्रता। अब जैसे विलयन की सांद्रता, जैसे मान लिया जाए एक ग्लास है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है और इसमें कुछ चीनी की मात्रा इसमें घोली गई थी। ये चूंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये एग्जाम्पल देखा था, यानी कि शुगर इसमें डाइल्यूट किया गया है, शुगर को इसमें घोला गया है और वहां पर चीनी की मात्रा जो हमने ली थी, मान लिया जाए 1 चम्मच ली है या 2 चम्मच ली है, और एक दूसरा विलयन बनाया है, उसमें भी सेम मात्रा जो थी वो विलायक की थी, यानी कि H2O जो है सेम मात्रा में था। और विलय विलायक को पहचानने का तरीका पिछले वीडियो में देखा था कि कौन सा विलय होगा कौन सा विलायक होगा। चलिए यहाँ पर भी बता देते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलय पदार्थ होगा, और विलयन में जिस भी पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो एक विलायक पदार्थ होगा। अब इसमें चीनी की मात्रा हमने पहले की तुलना में अधिक मिलाई, इसमें पहले के कंपैरिजन में
ज़्यादा शुगर को घोला गया। जब ज़्यादा शुगर को घोला गया तो दोनों में देखेंगे कि ये ज़्यादा मीठा होगा और ये थोड़ा सा कम मीठा होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा कम गाढ़ा होगा, ये ज़्यादा गाढ़ा होगा। मतलब इसमें चीनी की मात्रा जैसे जैसे मिलाते चले जाएंगे, ये जो सोल्यूशन होगा धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा। अब इसी चीज को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। देखिए क्वालिटेटिव क्या होता है, गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव क्या है, मात्रात्मक। हमने अगर मात्रा के बेसिस पर अगर किसी चीज को जज किया जा रहा है, किसी सोल्यूशन को जज किया जा रहा है मात्रा के बेसिस पर, जैसे कि सल्यूट पार्टिकल्स, जो सल्यूट की मात्रा है वो हमने कितनी मिलाई है, अगर उसके बेसिस पर अगर किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाला जा रहा है तो वो कहेंगे क्वालिटेटिव। अब गुणात्मक क्या होता है, गुणात्मक देखिए दो प्रकार का हो सकता है। नंबर वन है क्वालिटी, बता रहे हैं कि जैसे कि कपड़ा अगर लेने जाते हैं मार्केट में तो कहते हैं अगर दो कपड़ों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो दो कपड़ों के बीच में ये कह सकते हैं, कहते हैं कि अगर एक कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, एक कपड़ा थोड़ा सा रफ टाइप में है, तो कहेंगे कि ये पहला वाला जो कपड़ा है अगर वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है तो कहेंगे ये ज़्यादा अच्छा है, और ये थोड़ा सा कम अच्छा है। इस प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन कितना परसेंटेज अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, ये मेजर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पूरा उसकी मात्राएं वगैरह हमें पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सा पार्ट कितना मिला हुआ है, इसमें कौन सा पार्ट कितना मिला हुआ है। अगर पार्ट्स की बात हो जाएगी तो वो मात्रात्मक हो जाएगी। अगर हम केवल ये कह रहे हैं कि ये अच्छा है और ये थोड़ा सा कम अच्छा है, यानी कि गुणात्मक अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्वालिटेटिव मेजरमेंट दो प्रकार का होता है। नंबर वन इज डाइल्यूट, नंबर टू इज कंसंट्रेटेड। अब ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट को हिंदी में बोलते हैं तन, और कंसंट्रेटेड को बोला जाता है शांत। अगर जैसे इन्हीं दो एग्जाम्पलों से जो अभी हमने लिए थे, इन्हीं में से देख लेते हैं। इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा थी, जो कि ये गाढ़ा था, और ये इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है और इसमें चीनी की मात्रा कम है। या ये कह सकते हैं कि इसमें चीनी 2 स्पून है और इसमें चीनी 4 स्पून हमने मिला रखी है। तो जो ज़्यादा जिसमें चीनी डाली होगी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होगा कंपैरिजन टू फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो जो ज़्यादा गाढ़ा है उसी को बोलेंगे कंसंट्रेटेड, यानी कि सांद्र है। पहले की तुलना में ये कैसा है, कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है किसके कंपैरिजन में, पहले वाले के कंपैरिजन में। और ये कैसा है, डाइल्यूट है। ये किसके कंपैरिजन में है, सेकेंड वाले के कंपैरिजन में ये डाइल्यूट है, यानी कि तनु है। तनु जो सोल्यूशन होता है, तनु और शांत पहचानने की बस यही एक टेक्निक है कि हम लोग देख करके बता सकते हैं। अगर कोई भी विलयन ज़्यादा गाढ़ा है तो कहेंगे ये सांद्र है, और कोई विलयन कम गाढ़ा है तो उसको कहेंगे कि ये एक तनु विलयन है। बहुत ही सिंपल से टर्म में हम लोगों ने इसको सीख लिया क्वालिटेटिव के बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव के बेसिस पर। क्वांटिटेटिव के बेसिस पर कई प्रकार से हम लोग किसी भी सोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस से बिलोंग करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। केवल हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हीं को सीखेंगे। तो पहला जो इसमें आता है, जो हम लोग सीखेंगे क्वालिटेटिव में, मास परसेंटेज। इसमें देखिए इतने चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पीछे भी क्लास में डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इन 5 टर्म्स को हम लोग सीखेंगे। इनमें से आज हम लोग मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को सीख लेंगे। देखिए अगर किसी भी सॉल्यूशन में, यानी कि जो चीनी और पानी का हमने एक सॉल्यूशन बनाया था, अगर इन दोनों की हमें मात्राएं मालूम है
और उसके बेसिस पर हम निकाल रहे हैं कि चीनी की मात्रा उसमें कितनी है, अगर परसेंटेज के टर्म में। अगर ये कहें कि दोनों का, जैसे चीनी थी, चीनी यानी कि शुगर प्लस वाटर से मिलकर के जो ये मिक्सचर बना हुआ था, अगर हम कहें कि जो हमने शुगर डाला था इसमें वो 10 ग्राम था और वाटर डाला था, क्योंकि हम लोग मास परसेंटेज को देख रहे हैं तो इसलिए मास ही लेंगे, दोनों पदार्थ किस में लेंगे, मास में लेंगे। तो वाटर हमने लिया है, मान लीजिए 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर है। और इनसे मिलकर के जब कोई भी दो चीजों को ऐड किया जाएगा तो जो मिक्सचर बनेगा दोनों का एडिशन मिलेगा, यानी कि जो मिलेगा एडिशन 100 प्लस 10 ग्राम, यानी कि इक्वल टू 110 ग्राम। 110 ग्राम 110 ग्राम हमें विलयन मिलेगा मिक्सचर, जो कि मिक्सचर है, यहाँ पर सोल्यूशन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है, इसलिए एक सोल्यूशन भी है। 110 ग्राम जो हमें मिला है, अगर हम ये कहें कि 110 ग्राम में चीनी का परसेंटेज कितना है, तो अगर हम लोग 110 ग्राम में चीनी का परसेंटेज निकाल देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम लोग कहेंगे मास परसेंटेज। जैसे अगर इसी को मेजर करें, परसेंटेज ऑफ शुगर विल बी, क्या हो जाएगी, मास ऑफ शुगर। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू है, जिस भी वैल्यू का निकाला जा रहा है, कि जगह शुगर का अगर लिखा जा रहा है, शुगर का निकाला जा रहा है, तो शुगर की मात्रा लेंगे और जो टोटल वैल्यू मिली है उसकी मात्रा लेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, जो कि ये सोल्यूशन बना हुआ है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो हमें परसेंटेज ऑफ शुगर निकल करके आ जाएगा, यानी कि जो मास ऑफ शुगर है वो कितना है, 10 ग्राम है, और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना मिला हुआ है, 110 ग्राम, इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये वैल्यू लगभग आ जाएगी, जब करेंगे तो 100 अपॉन 11 इक्वल टू 9.99%, 9.99% नहीं होगा, 9.09%, 9.09% के आसपास वैल्यू आ जाएगी। अब यही जो मेथड है, यही मेथड हम लोग मास परसेंटेज में देखेंगे। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज का अगर फार्मूला देखें, मास परसेंटेज इक्वल टू होता है, तब मास ऑफ शुगर, यहाँ पर शुगर क्या था, सॉल्यूट था, यानी कि मास ऑफ शुगर अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, विच इज नोन एज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बहुत ही सिंपल था, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, काफ़ी इजी है। बस इसमें फार्मूला अगर आपको आता है तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अभी एक एग्जाम्पल लिया था इसी के बेसिस पर फार्मूला फॉर्म हो जाएगा, वही फार्मूला हो जाएगा, यानी कि मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी के बेसिस पर हम लोग मास परसेंटेज को मेजर कर सकते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं और उससे सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व कर करके देखते हैं
कि क्या हम लोग इसको एग्जाम्पल को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम मैं लिखने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का अगर केमिकल फार्मूला देखें तो क्या होता है, C6H6। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है CCl4 होता है। इफ 22 ग्राम of benzene is dissolved, 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of 122 gram of carbon tetrachloride। ये एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, या कहें क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से पूछा गया है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी इजी तरीके से आप लोग एक बार इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करिए, और फिर देखिए कि आपने सही किया है नहीं किया है। इस तरीके से आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में पहले समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ पाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय, यानी कि उसको घोला गया है। 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब घोला जाता है तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। बेंजीन का भी निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज। पहले हम वैल्यू लिख लेंगे, सॉल्यूशन। इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू कितना है, 22 ग्राम। 22 ग्राम बेंजीन का मास दिया हुआ है, और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इक्वल टू दिया हुआ है 122 ग्राम। जो इन दोनों से मिलकर के हमें सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन जरूर निकालना है। मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस
122 इक्वल टू 144 ग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमें फार्मूला लगाना है मास परसेंटेज का। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसी के बाद में इसी के जस्ट आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में जो फार्मूला है आपने वो नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेंगे। फार्मूला क्या लगेगा, तो मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ, यहाँ पर सॉल्यूट ना लिख करके मास ऑफ कंपोनेंट लिख रहे हैं ताकि हम दोनों का मेजर कर पाए। कंपोनेंट अगर इसका मेजर कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, अगर इसका मेजर कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट हो जाएगा। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट यहाँ पर लिख देते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसी पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मास ऑफ कंपोनेंट कितना है, 22 ग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपॉन 144 इंटू 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ मिलेगी हमें, जो कि इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 15.28 के आसपास वैल्यू मिलेगी। अब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, केवल हम लोग ऐसा ही लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू 15.28। यहीं पर अगर छोटा सा यहीं पर देख लेते हैं कि मास ऑफ परसेंटेज ऑफ अनदर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इतना नोट कर लिया होगा आई होप। तो यहाँ पर देख लेते हैं साइड, मास परसेंटेज ऑफ ये जो आया है, जो कंपोनेंट का हमने दिया है 22 ग्राम, यानी कि बेंजीन का दिया हुआ है, तो इसलिए ये बेंजीन का परसेंटेज आया है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ CCl4 का अगर निकालें तो ऐसा ही फार्मूला लिख करके यहाँ पर 122 कर देंगे अपॉन 144 कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी। इसका एक तरीका और है, अगर एक कंपोनेंट का हमारे पास आ गया है तो दूसरे कंपोनेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे और 100 यानी कि सोल्यूशन पूरा 100% था, उसमें से इतना परसेंटेज इसका है, 100 से इतना माइनस कर दिया तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज आ जाएगा -15.28 इक्वल टू ये बन जाएगा अराउंड 84.27% या 28% कह सकते हैं, 84.72%, 84.72% इतना आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसको इसी तरह इसमें अगर फार्मूल में रखेंगे तो इससे भी आ जाएगा 122 अपॉन 144 इंटू 100 करेंगे और सेम वैल्यू मिलेगी 84.72। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही डिस्कस कर लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को देख लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू होता है परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू होता है, मास यहाँ पर नहीं होगा, जब वॉल्यूम की बात हो रही होगी तो वॉल्यूम होगा, बस मास की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अगर मास की जगह वॉल्यूम में दिया हुआ है तो वो वॉल्यूम परसेंटेज है, और जब मास में वैल्यू दे रखी है तो
उसमें से हम लोग मास परसेंटेज मेजर कर सकते हैं। उसको वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। और यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही, तो जो कंपोनेंट्स हैं जो सोल्यूशन से हम लोग बनाते हैं, तो उसमें से दो कंपोनेंट, जो कि बाइनरी सोल्यूशन की बात हो रही थी, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। वो दोनों ही अगर वॉल्यूम में दिए हुए हैं तो उसमें से जो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे वो एक वॉल्यूम परसेंटेज होगा। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये एक वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला है। इसी से हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे वहां पर जो वैल्यूज थी, अगर मान लिया जाए कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि 1 लीटर जो जल है, जल की मात्रा यहाँ दे रखी है 1 लीटर है, और 1 लीटर जल में घोला जा रहा है 50 ml नाइट्रोजन। 50 ml नाइट्रोजन घोला जा रहा है इसमें 1 लीटर जल में। तो उसका आयतन प्रतिशत क्या होगा, यानी कि नाइट्रोजन का आयतन प्रतिशत क्या होगा उस बिलियन में, सोल्यूशन में। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो N2 परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा, नाइट्रोजन प्रतिशत हो जाएगा इसमें सोल्यूशन में, यानी कि वॉल्यूम किसका हो जाएगा, ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना है 50 ml। अब ये देखिए, अभी वाटर जो है 1 लीटर है, यानी कि 1 लीटर को हम लोग पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ml में, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ ml मिलीलीटर हो जाएगा। जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 1000 ml बनेगा। और जब सोल्यूशन का निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हम लोग निकालेंगे 1000 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 50, जो कि हो जाएगा 1000 प्लस 50 ml। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से क्या होगा, जो भी वैल्यू हमें आएगी लगभग आएगा 5 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा, 5 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा। फोर 4.76%, जो कि वैल्यू आएगी 4.76%। 4.76 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस क्लास में हम लोगों ने सीखा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। इस क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग सीखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी, जो कि एक बड़े टॉपिक्स है। और मोल फ्रैक्शन को सीखने के लिए पहले हम लोग सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करते रहिए, क्योंकि यही हमारा क्या है, मोटिवेशन होता है वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।